हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रीलिम सतोलिया कोर्स। आज हम डील करेंगे बजट 22-23 के बारे में। आप सबको पता होगा कि बजट का क्या रेलेवेंस है। देखिए, बजट हम लोग बेसिकली पढ़ते इकोनॉमी में है, लेकिन बजट जो है ये मेरे हिसाब से सारे के सारे एस्पेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, इंडियन पॉलिटी में जब आप चैप्टर पढ़ते हो पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में एक अलग से सेक्शन है बजट पे कि किस तरीके से बजट पास होता है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो बजट के बारे में डील करते हैं। मैंने भी जब यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी वाला चैप्टर लिया था, मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। तो यहाँ पे हम बजट के बेसिक निटिग्रिटीज में नहीं जाएंगे। इफ इट वुड हैव बीन एन इलेक्शन ईयर, देन आई वुड हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट, ये सब चीज़ों के बारे में हम डील करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक इलेक्शन ईयर नहीं है और ये सब चीज़ें हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ को होलिस्टिकली कवर करना है ना, तो उसका कोई एंड नहीं है। इट कैन गो ऑन एंड ऑन। लेकिन हमारा यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सो दैट वी मे नो द बेयर मिनिमम, वी रिवाइज इट ओवर एंड ओवर, और हम उस चीज़ को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डील करें। तो ये तो हो गया आपका पॉलिटी का पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते ही हैं कि क्या जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड रहा है या क्या हो सकता है आगे आने वाले ईयर के लिए, और बहुत सारे पॉलिसी जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे गवर्नमेंट के क्या 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं। लेकिन इस बार का जो बजट है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं इस चीज को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये एक बहुत ज्यादा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो थीम है, क्योंकि मान के चलिए आप, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होऊंगा, लेकिन जो भी रूलिंग डिस्पेंसेशन होती है उसके कुछ थॉट प्रोसेस होती हैं। अब जैसे मान के चलो कि मैं और आप हैं, हमें अगर किसी इंस्टीट्यूशन को रन करना है, तो बेसिक एथॉस तो हो सकता है सेम हो, लेकिन अप्रोच, चीज़ों को सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो अभी का ये जो बजट आया है, इसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या एथॉस थे, हम उन सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो है, दिस इज द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस बार का जो बजट है ना, ये बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये गवर्नमेंट की टैगलाइन कह सकते हो, या गवर्नमेंट का क्या बोल सकते हो आप, कि ये जो ईयर है, हम इस ईयर को 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में मनाने जा रहे हैं। तो इसलिए भी ये बजट बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के 75th ईयर में आ रहा है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी जिनका की एंड ईयर 2022 था। ठीक है, लेकिन बाद में उसको रिवाइज किया गया, कुछ में टारगेट अचीव किया गया, बहुत सारी चीजें हैं। इसी के लिए इस साल का जो बजट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो कि हमें काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112, चलो ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा यूपीएससी टेंड्स टू आस्क दिस क्वेश्चन कि द वर्ड बजट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने एक आरबीआई पे क्वेश्चन पूछा है, और वहां उसने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज कि आरबीआई को कुछ करना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन कुछ आरबीआई और कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट करता है आरबीआई को वेलफेयर काम करने में, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। अब आप देखो, आरबीआई जो है ये सोल प्रेरोगेटिव है इकोनॉमी का। ठीक है, आरबीआई जो है ये बेसिकली हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बेसिकली पॉलिटी में पढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमको क्या बताते हैं ना, कि इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स की क्या टेंडेंसी होती है कि जब वो बजट को पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ बजट को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जैसे कि उनके लिए ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको लगता है चलो हम इस फैक्ट को स्किप कर देते हैं, ये हम पढ़ लेंगे पॉलिटी में। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपको टॉपिक्स को इस तरीके से कंपार्टमेंटलाइज करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई भी पॉइंट, जैसे देखिए, आपने अगर इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे आप इस एस्पेक्ट को गो थ्रू किए होंगे ही, नॉट अ डाउट, नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट। ठीक है, लेकिन जब भी आप इकोनॉमी में बजट को पढ़ रहे हैं, व्हाट यू हैव टू डू ऑन योर पार्ट, कि आप वापस से अपनी पॉलिटी की बुक पे जाइए और फिर से बजट के जो पार्ट्स हैं आप उसको स्पेसिफिकली रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब जब मैं बजट के पार्ट्स बोलना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं आपको यहां पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं जिससे कि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो जब भी आप बजट के बारे में पढ़ रहे हो, आप सबसे पहले 110
एक बार मनी बिल को भी रिवाइज कर लो। जब आप मनी बिल को रिवाइज कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हैं उसको गो थ्रू करो। फिर मनी बिल में भी बहुत सारी निटिग्रिटीज है, कौन पास करता है, लोकसभा या राज्यसभा, कौन डिसाइडिंग अथॉरिटी है, स्पीकर, इन सब चीजों पे खास ध्यान देना। फिर इसके बारे में आप पढ़ना फाइनेंस बिल के बारे में, फाइनेंस बिल के बारे में, ठीक है। आई थिंक फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, इनमें क्या डिस्टिंक्शन, इसके बारे में पढ़िए। जब आप ये पढ़ लें फिर आप पढ़िए, ये फाइनेंस बिल हो गया, फिर आप पढ़िए एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। इस तरीके से आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी और इससे हो क्या रहा है कि ये चीज भी आपकी रिवाइज हो रही है और जब आप बजट को पढ़ोगे तो चीजें और क्लियर होंगी क्योंकि वहां पे ये सब टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी यूज होने वाली है। क्लियर? तो जब भी आप बजट चैप्टर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, गो बैक टू योर पॉलिटी टेक्स्ट बुक, रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड देन कम बैक। यहाँ बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे आपको, जैसे कि डिमांड फॉर ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए कि अब हम बजट में टैक्सेशन प्रपोजल के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जब इसमें टैक्सेशन प्रपोजल के बारे में पढ़ते हैं तो बजट में हमारा बेसिक मोटो होता है टैक्सेशन में ट्रेंड के बारे में जानना। चलिए ठीक है, हमने ट्रेंड के बारे में जान लिया। फिर हम कुछ क्या करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर जैसे कि 25% टैक्स है, 30% टैक्स है, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। आप जब भी टैक्सेशन पढ़िए, अगेन गो बैक टू योर पॉलिटी टेक्स्ट बुक। अब देखिए पार्लियामेंट वाले चैप्टर में ये तो मेंशन नहीं होगा, ये मेंशन होगा सेंटर स्टेट रिलेशन में। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन में जब आप सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ोगे और जब भी हम वहां पे फाइनेंशियल पावर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हम उन आर्टिकल को एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे मान के चलो टैक्स लिवाइड बाय सेंटर, अप्रोप्रिएटेड बाय सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स, कुछ इन सब चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में हम खास ध्यान रखेंगे जब भी हम बजट को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने बोला कि आर्टिकल 112 जो है वो जो वर्ड यूज करता है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि मैं इस चीज से ये इंटरप्रेट कर सकता हूं कि द वर्ड बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बजट जो है ये तो चलिए नॉर्मल पार्लेंस में हम यूज करने लगे। अब आप पूछोगे सर आप इतने डिटेल में क्यों जा रहे हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप चीजों में एक लॉजिकल डिडक्शंस डिराइव करो। ठीक है, कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट का रेलेवेंस क्या है, बजट की जो ऑथेंटिसिटी है या बजट को हम जो इतना एक सॉलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं तो इसका रेलेवेंस क्या है। इंडिया में किसी भी चीज का अगर रेलेवेंस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलर इज द केस विद बजट। तो बजट के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वी नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट इट। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 112 डील्स विद इट। तो एक चीज हमने यहां से क्या डिराइव की, द वर्ड बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेज व्हिच डील्स विद द बजट इज आर्टिकल 112 व्हिच मेंशन्स द वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगले आओ, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, बजट बेसिकली होता क्या, हम अपने घर का बजट बनाते हैं, हम वहां 2 कॉलम बनाते हैं, क्या इनकम हो रहा है और क्या एक्सपेंडिचर है। सेम यहां भी होगा, लेकिन होता क्या है ना कि गवर्नमेंट जो है उसका जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, मैं आपको एक छोटा सा और फैक्ट, वैसे तो मैंने ये डील किया हुआ लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये फैक्ट दे दूं कि अर्लियर वी यूज्ड टू ब्रिंग आउट द बजट इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी। ठीक है, लेकिन अभी का जो प्रैक्टिस है कुछ साल से, हम इसको फर्स्ट वीक ऑफ या फिर प्रोबेबली फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी इटसेल्फ को ही लेके आते हैं। अब जब भी आपने देखा कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है दैट इज 31, अब आपको क्या करना है ना, गो और जाके देखिए कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है। ठीक है, चलिए लेटेस्ट प्रोसीड। अब मैं ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सीधे अब जो कोर चीजें हैं जो कि इस साल का बजट डील कर रहा है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, जब भी कुछ अगर कोई चीज अगर लॉजिकल है ना तो आप उसकी हिस्टोरिसिटी को ट्रेस कीजिए, उसके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं। अभी कुछ दिन से वी आर गोइंग थ्रू कोविड जो है ये हर एक डिसीजन में, हर एक पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस साल का जो बजट है ना, इसने बहुत ज्यादा फोकस किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जिसको कि हम कैपेक्स कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट आप ये ध्यान में रखिए, आई थिंक कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इस बार का जो बजट है इसके बेसिकली 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं और वो 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं। सबसे पहले पीएम गति शक्ति, हम देखेंगे पीएम गति शक्ति क्या होता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स, अगर मुझे इसको आसान भाषा में बोलना पड़े तो ये होता है डेवलपमेंट फॉर ऑल। वर्ड में ही क्लियर, डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ऑल। थर्ड इज
प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट से क्या आएगा? अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं किसी भी चीज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा हूं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से ग्रोथ आएगी। चलो वेरी गुड। उसके साथ साथ एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट में भी काम करना है। जब हमने जीडीपी वाले चैप्टर में पढ़ा था तो मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड का या फिर जीडीपी थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड का एक फॉर्मूला दिया था, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, आप देखो इकोनॉमी को ना कोरिलेट करो चीजों से। जब आप चीजों से कोरिलेट करोगे ना, चीजें एकदम क्लियर होनी ही है, रेस्ट अश्योर्ड रहो। तो देखो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड मत लो, आप इसको जीडीपी की तरह ट्रीट करो। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी ग्रोथ ऑफ द नेशन है। आप उसके टेक्निकल डिटेल में जाओ ही मत। अगर मैं बोलूं कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, इस लाइन से आप क्या मीनिंग निकालोगे? कि देश की ग्रोथ बढ़ रही है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं बोलूं कि 2020 में द जीडीपी ऑफ द कंट्री वाज 100 करोड़ एंड इन 2021 द जीडीपी ऑफ द नेशन इज 110 करोड़, तो कह सकते हैं कि हमारे देश में जो ग्रोथ हुआ है दैट इज 10%। तो यानी जीडीपी ग्रोथ इज नथिंग बट द ग्रोथ परसेंटेज। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि 2020 में हमने 100 करोड़ वर्थ के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे और 2021 में हमने 110 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है। अब अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है तो चले जाओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। देखो इन चीजों को कोई डील नहीं करता है। मैं किस तरीके से एक लॉजिकल डिडक्शन लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर प्रोडक्टिविटी आ रही है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में चले जाओ। ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है मतलब ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज कर रही है फर्म्स हाउस होल्ड से और ज्यादा फैक्टर इनकम पे कर रही है। जब वो ज्यादा फैक्टर इनकम पे कर रही है तो हाउस होल्ड्स के इनकम में इंक्रीमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब है दे आर डिमांडिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज। वो डिमांड कहां से करेंगे? फर्म से। फर्म को अगर इंक्रीज करना है अपना गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, देन व्हाट दे विल डू? दे विल एम्प्लॉय मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ये एक वर्चुअस साइकिल बन जाएगा। क्लियर? तो इसी के लिए फॉर जीडीपी ग्रोथ वी नीड टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। यहां एक टर्म यूज की गई है सनराइज अपॉर्चुनिटी। आप देखो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो होती है ना वो सनराइज सेक्टर या सनराइज इंडस्ट्री होती है जिनमें बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं या स्टार्टअप कल्चर की बात कर रहे हैं, इस बार का जो बजट है ना ये सनराइज इंडस्ट्रीज को फोकस में ला रही है कि नहीं चलो हम सनराइज इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो चीजें जो है वो बेहतर होंगी। और आखिरी में देखो एनर्जी ट्रांजिशन। अब आप एक चीज को अप्रिशिएट करने की कोशिश करो कि जिस लाइन में हम प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, इन्वेस्टमेंट और सनराइज अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, उसी सेम पॉइंट में हम बात कर रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन की। ठीक है, हमें यह पता है कि जब भी किसी भी देश में ग्रोथ आता है तो ग्रोथ में एक ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ मतलब जैसे मान के चलो आप, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, आपको मिठाइयां बहुत पसंद है, स्वीट्स। अगर आप स्वीट्स खाओगे तो इसके चलते आपके दांत खराब होंगे और आप मोटे हो जाओगे। तो अगर देखा जाए तो जो स्वीट्स जो है, जो आपकी जबान को टेस्ट दे रहा है, उसका ट्रेड ऑफ क्या है? यानी कि आप किस चीज से समझौता कर रहे हो? अपने दांतों से, और आप मोटे हो जाओगे। सिमिलरली अगर ग्रोथ आ रहा है तो ग्रोथ जो है वो कहां लिखूं, जो ग्रोथ जो है इसका एक ट्रेड ऑफ है। ये बहुत बार क्लाइमेट हार्मफुल होता है। ठीक है, क्लाइमेट हार्मफुल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलो आपकी हम ग्रो कर रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, उसके लिए हम थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहा है। ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहा है तो वो ज्यादा हार्मफुल है। तो हम क्या करेंगे, हम उन फॉसिल फ्यूल्स की जगह कुछ ऐसे नेचुरल फ्यूल या कुछ ऐसा नेचुरल रिसोर्स को यूज करेंगे जो कि उतना ज्यादा पॉल्यूटिंग नहीं हो, नंबर वन। दूसरा, वो एक रेन्यूएबल सोर्स हो कि हम उसको लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकें। तो इसीलिए जब भी हम प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं, उसी सेम ब्रेथ में हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन की। एनर्जी ट्रांजिशन मींस इफ आवर एनर्जी नीड इज फुलफिल्ड बाय थर्मल सोर्सेज, वी हैव टू रिप्लेस इट बाय रेन्यूएबल सोर्सेज। समझ रहे हो आप? हम उसको रेन्यूएबल सोर्सेज से रिप्लेस करेंगे। क्लियर? और आखिरी है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन मींस वी हैव टू वर्क फॉर क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी। और आखिरी है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैसे इन्वेस्टमेंट यहां भी बात हो गई है, यहां फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, गवर्नमेंट हैज टू वर्क फॉर कैपिटल क्रिएशन। ठीक है, आखिरी पॉइंट ये बताना चाह रहा है। अब मैं एक एक चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करूंगा एंड वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल। आओ
सबसे पहला है पीएम गति शक्ति। ये देखो, ये मैंने पीआईबी से लिया है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज सोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट वेबसाइट। तो यू कैन रेस्ट, आप एकदम श्योर रहो कि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा नहीं है, दिस इज मोर देन इनफ एंड इट इज एन ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है, अब देखो आप ये पहले डायग्राम, आप ये फोटो देखो। ठीक है, इस फोटो में क्या क्या चीजें हैं, चलो एक स्लाइड में मैं पहले ये बताता हूं कि पीएम शक्ति में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 7 इंजन्स दैट डिराइव पीएम शक्ति, पीएम गति शक्ति। तो वो जो चीजें हैं वो देखो क्या क्या है, और मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। देखो, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, मास ट्रांसपोर्ट। मास ट्रांसपोर्ट के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, अभी हम लोग हाइपरलूप की बात कर रहे हैं, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप देखो यहां जो हमने 7 चीजों को यूज किया गया है, अगर हम इसके ग्रोथ की, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ये कितना, जैसे रोड्स देख लो मान के चलो, तो रोड्स तो हमेशा से एक तो एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को हेजल फ्री बनाएगा, और भी चीजें। अगर हम रेलवेज को डेवलप कर रहे हैं, अगेन रेलवेज जो है ये हमारा फ्रीट के यहां से वहां ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्पफुल है। सिमिलर इज द केस विद एयरपोर्ट। मास ट्रांसपोर्ट में देखो लोकोमोशन को हम ईजी बना देंगे, वाटरवेज अगेन। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली किस लिए काम कर रही हैं, ताकि ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो। अब आप इस इमेज में भी देखो, यहाँ जितनी भी चीजें जैसे रेलवेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ब्रिज है, यानी इसका जो मेन काम है ना, ये अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर से है। और एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये गवर्नमेंट के किस एक्सपेंडिचर में आएगा, रेवेन्यू अकाउंट में आएगा या फिर कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो हमने कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा था। देखो ये सब चीजें मैंने आपको इतनी अच्छे से बताई हुई हैं, अब आप यहाँ पे सारी चीजों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दोगे। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली यहाँ पे चेंज इन एसेट और लायबिलिटी होता है। अब अगर गवर्नमेंट क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है तो वो गवर्नमेंट का एसेट है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के एसेट में इंक्रीमेंट आया है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट में आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें की हैं, यहाँ पे मैं आपको ब्रॉडर पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर हम कुछ कुछ सेक्टर के डिटेलिंग में भी जाएंगे, जैसे रेलवेज वगैरह हो गया। सारी चीजों के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मुझे जो लग रहा है या प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देख के जो मैंने एनालाइज किया है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उन सब चीज़ों को डील करेंगे। बट जो जो चीज़ें मुझे लग रही हैं उतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, हम उसको यहाँ पे डील नहीं करेंगे। चलो, कंप्लीटिंग 25,000 किलोमीटर एनएच, यानी कि हमको 2022-23 में 25,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज बनाना है, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू, देखो जब भी ये फैक्ट आए एनएच के बारे में, आप इसके बैकग्राउंड में जाओ। अब आप देखो कि इंडिया में नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे की अथॉरिटी कौन सी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितना किलोमीटर या फिर कितने रोड जो है एनएच है, कितने रोड जो हैं वो स्टेट हाईवेज हैं। आपको एब्सोल्यूट फिगर याद नहीं करना, लेकिन एक थोड़ा बहुत ट्रेंड, जैसे मान के चलो कि 1 लाख किलोमीटर में से 25,000 जो है वो एनएच है, 40,000 जो है वो स्टेट हाईवे। तो आप इस तरह याद रख लो कि 25% ऑफ द रोड्स जो है वो नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा आपको डिटेल में जाना है तो ये देख लो सबसे बड़ा एनएच कौन सा है, बस खत्म, उसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जानी। एनएचआई है अगर आपको देखना है तो ये देख लो, एनएचएआई जो है इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, इसको हेड कौन करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आप देख लो। तो देखो इस तरीके से आपको चीजों को डिराइव करना है। दूसरा, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक, इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवेज नेटवर्क। ये देखो इंटीग्रेट करेंगे हम पोस्टल नेटवर्क को, रेलवेज नेटवर्क को, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, 500 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, रोपवे एटसेट्रा। अब हम यहां डिटेल में बात करते हैं पीएम गति शक्ति के बारे में। तो इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड पे तो यू नीड टू मेक सम प्लान। अगर आप प्लानिंग नहीं करो, एक कहते हैं ना कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल, इसी के लिए हमने एक मास्टर प्लान बनाया है। अब देखो यहाँ क्या है, द स्कोप ऑफ पीएम गति शक्ति विल एनकम्पास द 7 इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि मुझे यहां से लेके, से फॉर एग्जाम्पल आई एम इन दिल्ली राइट नाउ, आई हैव टू सेंड अ शिपमेंट टू बांग्लादेश, तो मैं क्या करूंगा, मल्टी मॉडल, आई विल यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मुझे जहां लग रहा है कि रोड ट्रांसपोर्ट विल बी बेनिफिशियल, मैं वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा हूं। मुझे जहां लग रहा है कि रेलवेज विल बी मोर यूजफुल, मैं वहां रेलवेज यूज कर रहा हूं। मुझे जहां लग रहा है कि वाटरवेज विल बी मोर यूजफुल, मैं वो यूज कर रहा हूं। इसीलिए हम सारी चीजों को एक साथ करके डेवलप कर रहे हैं। अगर मान के चलो आप बस खाली रोडवेज डेवलप कर दोगे,
ठीक है, आपने रोड से कोई चीज कहीं तक लेके चले गए, लेकिन उसके आगे रोड है ही नहीं, यू ओनली हैव वाटर कनेक्टिविटी, तो आपको वाटर वेज को भी तो साइमल्टेनियसली डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर? चलो उसके बाद द प्रोजेक्ट पर्टेन्स टू द 7 इंजन, यही है। अब हम सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो यहां पे देख लो क्या लिखा है, टू बी एक्सपैंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022-23। एक ये फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखना। अगला फैक्ट क्या है, 20,000 करोड़ मोबिलाइजेशन नेशनल हाईवेज। देखो ये जो है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो वो कभी कभी एब्सोल्यूट नंबर पे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, यहां पे आप याद रखो, एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की बात हो रही है। मल्टी मॉडल मैंने बता दिया है, लॉजिस्टिक्स को आप ऐसे समझो जैसे कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, वो चीजें जो कि आफ्टर प्रोडक्शन हम यूज करते हैं उसे हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो इंडिया में वी हैव वेरी हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन इसको आप अप्रोक्सीमेटली 15% लेके चलो। और बाकी जो बहुत ही वेल ग्रोड नेशन है, चाइना भी है, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत कम है। तो अगर इंडिया कुछ पॉलिसीज लाके अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर पा रही है तो इट विल बी अ ग्रेट बून फॉर आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अवॉर्डेड थ्रू द पीपीपी मोड, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। और ये 4 लोकेशंस में हम बनाएंगे। ये 4 लोकेशन सब्सिक्वेंटली जब न्यूज में आएगी देन यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। फिर रेलवेज, देखो रेलवेज को डेवलप, रेलवेज में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इस साल के बजट में नहीं लेकिन शायद आई थिंक लास्ट ईयर के बजट में वी यूज्ड अ टर्म नोन एज ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, मैं एक आपको कमेटी के बारे में ही बताता हूं। इंडियन गवर्नमेंट है, उसने एक कमेटी को अपॉइंट किया है बाय द नेम ऑफ अमिताभ कांत कमेटी। तो ये जो अमिताभ कांत कमेटी है ना, ये इन्होंने अमिताभ कांत कमेटी को अपॉइंट किया था ताकि वो रेलवे सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है या रीस्ट्रक्चरिंग है उसको देख सके। आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्वेश्चन यही आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा कि अमिताभ कांत कमेटी जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, या कुछ एक ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि विथ रेस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अमिताभ कांत कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, सो दिस कमिटी रिलेट्स टू। अब उन्होंने थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन को मेंशन कर दिया है, तो वहां पे वो ऑप्शन में आपको दे देंगे, फॉर एग्जांपल रेलवेज, वाटरवेज, पोर्ट्स, इस तरीके से। तो यू नीड टू नो थिंग्स, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज के बारे में जो हम बात करेंगे दैट इज द ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो देखिए, इंडिया की रेलवे में जो ऑपरेटिंग रेशियो है ये 98.4 था। ठीक है, अब ये 98.4 क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि इंडियन रेलवेज नीड टू स्पेंड 98.4 रुपीज फॉर अर्निंग ₹100। समझ रहे हो आप? यानी कि जो इंडियन रेलवेज है उसको अगर 100 रुपीज का रेवेन्यू अर्न करना है देन इट हैज टू स्पेंड 98.4 रुपीज फ्रॉम इट्स साइड। तो आप देख रहे हो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ज्यादा हर्ट हो रही है। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत बार अकाउंट फॉर नहीं हो पाते, लेकिन अगर हम इसको क्रूडली अगर हम डील करें तो 98.4 रुपीज यू हैव टू स्पेंड टू अर्न अ रेवेन्यू ऑफ ₹100। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग रेशियो शुड बी इंक्रीज्ड फॉर कीपिंग द इंडियन रेलवेज लिक्विड, या we need to increase the operating ratio so as to increase the profitability of Indian railways। जैसे अगर 98.4 है, मैंने इसको 99 कर दिया, तो क्या ये अच्छी चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऑपरेटिंग रेशियो को कम करना, यू नीड टू डिक्रीज द ऑपरेटिंग रेशियो। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आप कब आंसर कर पाओगे? जब आपको पता होगा ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। क्लियर? तो आई थिंक ऑपरेटिंग रेशियो आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है कि वी डिक्रीज द ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, और ये हमने कुछ अचीव भी किया था, कुछ ने कहा 96 97 तक हम पहुंचे, लेकिन चलो वी विल कीप अ लुक ऑन इट। तो इस बार के बजट में क्या क्या इन्होंने बोला है? सबसे पहली चीज जो इन्होंने बोली है वो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये देखो आप, अब आपको ये चीज देखिए कुछ याद आ रहा है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के बारे में? तो ये जो है ये बेसिकली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। और कुछ तरीके से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कहीं ना कहीं से देखो, इसके लिए कुछ एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो है ना, कुछ उस तरीके का कॉन्सेप्ट है। देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है ना, कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि उस ज्योग्राफी की पहचान है, जैसे दार्जिलिंग टी, क्लियर हो रहा है, कोल्हापुरी चप्पल, कुछ इस तरीके की चीजें होती जो उस एरिया की पहचान है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने बोला था कि हम क्या करेंगे, हम कुछ डिस्ट्रिक्ट में से जो वहां पे सबसे अच्छी चीज होती है, हम उस चीज को प्रमोट करेंगे और हम उस चीज को बड़े मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि वो लोकल एरिया में डेवलपमेंट आएगा और अल्टीमेटली सब कुछ डेवलप हो जाएगा। यहां भी इसी चीज की बात हो रही है कि हर एक स्टेशन, हर एक रेलवे स्टेशन जिस ज्योग्राफी को कवर करता है, उस ज्योग्राफी में जो सबसे अच्छा या सबसे इकोनॉमिकल या सबसे सुप्रीम प्रोडक्ट है, हम उस प्रोडक्ट को सेलेबल बनाने की कोशिश करेंगे। और ये सेलेबिलिटी से क्या होगा, दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प लोकल बिजनेसमैन एंड सप्लाई चेन्स। मान के चलो आप कि एक स्टेशन में ले लो, फॉर एग्जांपल धनबाद रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब धनबाद जो है ये कोल जोन है, हमने वहां से कोल ले लिया और हमने वो जो प्रोडक्ट है वो हमने धनबाद को डेजिग्नेट कर। अब ये मत सोचना कोल तो सब जगह होता है, मैं एक एग्जांपल लेके चलो छोड़ो। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स रेलवे स्टेशन। वो एक्स रेलवे स्टेशन में जूट के बैग्स बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जूट की डिमांड तो है नहीं, उसके बहुत सारे कारण से उस पर नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, उस स्टेशन को उस प्रोडक्ट के लिए डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, तो लोकल लेवल पे भी हेल्प करेंगे और सप्लाई चेन में भी हेल्प करेंगे। आर यू अप्रिशिएटिंग द पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज नेटवर्क टू बी ब्रॉट अंडर कवच। अब आप यहाँ एक टर्म देखो, यहाँ एक टर्म यूज हो रहा है कवच। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो न्यूज़पेपर को, करंट अफेयर्स को, तो आपको पता होगा कवच क्या होता है। कवच बेसिकली एक एंटी कोलिजन सॉफ्टवेयर, बोलना गलत, एक एंटी कोलिजन सिस्टम है, जैसे कि दो ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा सिग्नल एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में ट्रांसफर होगा कि वो रुक जाएंगे। ठीक है, क्या है, एन इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी ऑग्यूमेंटेशन। तो कवच बेसिकली क्या होता है, ये एंटी कोलिजन को रोकने के लिए एक सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क को उसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे। 400 न्यू जनरेशन ऑफ वंदे भारत ट्रेन। 2018 में हमने वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट किया था एक पीपीपी मोड में। हम कोशिश करेंगे हम और इस तरीके से ट्रेन को डेवलप करें। पिछले कुछ 3-4 सालों से बात चल रही है कि हमें रेलवेज को एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में लेके आना है, जहां पे हम पहले तो ट्रेन को अपना प्राइवेटाइज करेंगे, स्टेशन को नहीं, धीरे धीरे करके। बहुत सारी बातें चल रही हैं, ठीक है। and 100 pm गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स टू बी डेवलप्ड इन द नेक्स्ट 3 years। ठीक है, अगले पे आते हैं। अब एक है हमारा पर्वतमाला। पर्वतमाला कुछ यहां पे, पर्वत मींस माउंटेन्स, तो हम यहाँ माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। अब माउंटेन में क्या होता है, अगर आप मान के चलो कि ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, आपको इस माउंटेन से इस माउंटेन में जाना है। आप पहले यहाँ से नीचे उतरोगे, फिर आप यहाँ से ऐसे करके ऊपर चढ़ोगे। सीधे अगर हम यहाँ एक रोपवे लगा दें, उस रोपवे से आप यहाँ से यहाँ नहीं आ जाओगे। तो रोपवे जो है, या रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा, इजी ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रमोट करेगा। एक एरिया से दूसरे एरिया में फ्रेट मूवमेंट हो गया या लोकल मूवमेंट हो गया, सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम टू बी टेकन अप इन द पीपीपी मोड, ये भी हम पीपीपी मोड में डील करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अवॉर्डेड फॉर 8 रोपवे 60 किलोमीटर ऑफ लेंथ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक देवघर में, देवघर विच इज इन झारखंड, देवघर झारखंड में एक रोपवे इंसिडेंट हुआ है। आप उस इंसिडेंट के बारे में देखिए और तब आपको पता चलेगा ये कितना सिग्निफिकेंट है कि हम रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और क्या अभी सिचुएशन है रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर की नेशन में। ठीक है, चलो ये था बेसिकली हमने पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कैपेक्स, रोडवेज, रेलवेज, रोपवेज, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पोर्ट्स वगैरह के बारे में भी, लेकिन इस बार का जो बजट है उसमें इतना सब्सटैंशियली उनको डील नहीं किया है। ठीक है, वैसे अगर हम पढ़ना चाहें तो हम उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फोकस है बजट। ठीक है, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगी कुछ करंट बिलोंगिंग से क्वेश्चन निकालेगी और पूछेगी। अब आप देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करोगे ना, तो आप एग्रीकल्चर को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज भी 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है फॉर जॉब प्रोस्पेक्टिव। समझ रहे हो आप बात को? तो अगर आज भी अगर जॉब के लिए 50% ऑफ योर पॉपुलेशन डिपेंड करती है और अगर आपको उनका डेवलपमेंट करना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर आज भी एक बहुत ही स्ट्रेस सेक्टर है।
ठीक है, अब जब एग्रीकल्चर की बात आई ही है तो लेट मी डील समथिंग ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं। यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं, चलो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं, ठीक है, एक छोटा सा हम एक डिस्कशन कर लेते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर, ठीक है, और इसका क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, हम इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए एग्रीकल्चर को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इन द जीवीए, दिस इज अप्रॉक्स 15 to 18% ऑफ योर जीवीए। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द पॉपुलेशन। चलो, इस दो फैक्ट से आप एक चीज इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे कि अगर कोई एक सेक्टर अगर जीवीए में कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 15 to 18% और एम्प्लॉयमेंट में वो 50% है, तो यहां पे जो पर कैपिटा इनकम होगा, पर कैपिटा इनकम दैट विल बी लेस, क्योंकि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन जीवीए में कंट्रीब्यूशन कम है। तो पहला जो स्ट्रेस या पहला जो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वो है ओवर एम्प्लॉयबिलिटी। ये और ओवर एम्प्लॉयबिलिटी है क्या, इसका मतलब है जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग वहां पे एम्प्लॉयड है। इसके पीछे का रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन यहां पे है लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है वो बहुत सारे स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन के चलते यहां पे लैक ऑफ स्किल रहता है। लैक ऑफ स्किल के चलते लेस एम्प्लॉयबिलिटी इन द सर्विस सेक्टर। तो व्हाट ऑप्शन डू दे हैव बट टू क्राउड द एग्रीकल्चर। तीसरा है इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब्स या फिर इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब्स। देखो मैं कितने ब्रॉड टॉपिक्स पे बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो स्ट्रेस्ड क्यों है, तो उसके जो तीन बेसिक रीजंस है, पहला है लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, दूसरा है लैक ऑफ एजुकेशन जिसके चलते स्किल प्रमोशन नहीं होता है, स्किल प्रमोशन के चलते वो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉय नहीं होते, सर्विस सेक्टर जो है दैट इज बेसिकली स्किल डोमिनेटेड इकोनॉमी। तीसरा है इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब्स। इंडिया में 90% ऑफ द लेबरर्स या वर्कर्स जो हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे कोई भी फॉर्मल या रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होता है। तो इसके चलते ये क्या करते हैं, सोचते हैं यहाँ काम क्या करेंगे, चलो अपने गांव में चल के खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन वहां उनकी जरूरत तो है नहीं। इन तीनों चीजों के चलते एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहां पे सिर्फ इकोनॉमिकल रीजंस की बात कर रहा हूं, बाकी किसी चीज की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिकल रीजन, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। चलो कुछ और रीजंस को देखते हैं। चलो और क्या क्या रीजन है। सबसे पहला लो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर कैपिटा। इंडिया में एवरेज 85% ऑफ द फार्मर्स जो है दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, यानी कि उनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, और जो एवरेज लैंड होल्डिंग है दैट इज 1.08 हेक्टेयर्स। यानी कि आप कह सकते हो कि इंडिया में हर एक फार्मर के पास सिर्फ 1.08 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। जब लैंड इतनी छोटी होती है ना, तो उसके चलते कुछ प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले उस लैंड की लो प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, आप वहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट को रीप नहीं कर पाते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल, अब इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है, जब भी आप कहीं कोई चीज खरीदने जाते हो, मान के चलो कि आपको वॉशिंग पाउडर लेना है, ठीक है, आपने वॉशिंग पाउडर लिया 200 ग्राम, वो पड़ा 10 रुपए का, तो 1 किलो जो है यानी 1000 ग्राम्स 200 ग्राम 10 रुपए का, तो जो 1 किलो है वो आपको पड़ना चाहिए 50 रुपए का, लेकिन वो मिलता है 42 रुपीज में। तो जब भी आप किसी चीज को एक बड़े क्वांटिटी में खरीदते हो वो चीज आपको कम पड़ती है। सिमिलरली अगर लैंड बड़ा होगा तो उसके लिए जो इनपुट्स फार्मर परचेस करेगा वो उसको कम रेट में मिलेगा, और जब वो उसको इनपुट कम रेट में मिलेगा लेकिन वो जो बेच रहा है वो तो उसका प्री एग्जिस्टिंग रेट या मार्केट रेट ही है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, जो जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी है वो या तो उसको यूज कर सकता है टू इंक्रीज हिज लाइफस्टाइल, ही विल स्पेंड ऑन हिज कंजम्पशन, वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेगा, मार्केट में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, वर्चुअस साइकिल, या फिर ही विल री इन्वेस्ट द एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन द लैंड इटसेल्फ, वो वर्क करेगा लैंड की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में, इरिगेशन की फैसिलिटीज खुद को देने में, हो सकता है कि वो वहां पे सोलर पंप यूज कर ले। ठीक है, तो जो कम लैंड है इसके चलते इकोनॉमीज ऑफ स्केल की प्रॉब्लम होती है, समझ गए। और आखिरी जो प्रॉब्लम है वो है नो मैकेनाइजेशन, छोटी जमीन में मैकेनाइजेशन बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। चलो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान के चलो कि आपके पास इतनी बड़ी लैंड है, ठीक है, इस पे आपको ट्रैक्टर चलाना है। अब आपका ट्रैक्टर खुद इतना बड़ा है, कैसे चलाओगे आप? नहीं चला पाओगे ना, छोटे से जमीन पे ट्रैक्टर चलाना कितना मुश्किल है। वही अगर आपका ट्रैक्टर बड़ा है तो आप आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, आगे भी कर कुछ भी कर सकते हो। तो वहां पे मैकेनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉब्लम में लेके आते हैं, लेकिन ये सब कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब आप और भी चीजों के बारे में बात कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, ग्रोथ ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद में आप यूज सकते हो इंक्रीज यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड ऑल, एवरी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहां हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब जो है ये सब हमारा प्राइमरी रीजन है। प्राइमरी रीजन मतलब कि क्रॉपिंग करने से पहले। ठीक है, अब अगर हम क्रॉपिंग करने के बाद की प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं तो सबसे पहला चीज क्या है? मार्केटिंग, हमको उस चीज को बेचना पड़ेगा। अब जब मार्केटिंग आता है तो हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज नोन एज MSP। देखो ये सब चीजें जो है ना, हम मेंस के बारे में जब बात करेंगे वी विल डील विद दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एक हमारा प्रीलिम स्पेसिफिक कोर्स है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा खाली बेसिक आइडिया दे रहा हूँ सारी चीजों के बारे में। अब MSP क्या होता है इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। मान के चलो एक फार्मर है, उस फार्मर ने 100 kg ऑफ टोमेटोज उगाए, 100 kg ऑफ टोमेटो। अब ये मत बोलना कि टोमेटोज में तो MSP, यार छोड़ो आप लोग टोमेटोज हटाओ यार, तो फिर मुझको बोलोगे कि सर टोमेटोज में तो MSP मिलते ही नहीं है, आपको कुछ नहीं आता MSP। चलो मान के चलो कि उस फार्मर ने 100 kg ऑफ वीट उगाया, ठीक है। उस वीट को बेचने के लिए वो एक मंडी में जाएगा, उस मंडी को हम कहते हैं APMC मंडी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, APMC मंडी कहते हैं उसको। अभी जो रिसेंटली 3 फार्म बिल आए थे उसमें से एक जो बिल था वो स्पेसिफिकली APMC में चीजों को ओवरहॉल करने की बात करता है। चलो जब ये APMC मंडी में गया तो यहाँ पे इसको ऑफर हो रहा है मान के चलो 10,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन जो इसका कॉस्ट है, या मान के चलो एक और एग्जाम्पल, इस 10 kg वीट को उगाने में इसने खर्च किया 12,000 रुपए, लेकिन इसको ये मिल रहा है 10,000 रुपए। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो स्ट्रेस में यहां बेच देगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड डिसाइड करती है, जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 15,000 रुपीज इस 100 kg ऑफ वीट के लिए। तो और अगर आपको ओपन मार्केट में इस प्राइस से कम प्राइस मिल रहा है देन यू कैन कम एंड सेल इट टू द गवर्नमेंट। क्लियर? अगर ये 100 kg ऑफ वीट के लिए फार्मर को 16,000 रुपए मिल रहे होंगे तो वो आके 15,000 में गवर्नमेंट को क्यों बेचेगा, वो तो 16,000 में बेच देगा। लेकिन अगर उसको 15,000 से कम मिल रहा है तो वो क्या करेगा, पूरी अपनी प्रोड्यूस आके गवर्नमेंट को बेच देगा। दिस इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? ताकि जो फार्मर है उसका एक्सप्लॉयटेशन रुक सके। समझ रहे हो आप? ताकि फार्मर जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन रुक सके, इसलिए ये चीज की गई। ठीक है, अब देखो होता क्या है। अब ये बेच दिया, अब इसमें हम एक पॉलिसी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो एक होता है हमारा ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट बोलती है कि आपने जितना भी प्रोड्यूस किया है वो पूरे के पूरे प्रोड्यूस आप लाके मुझको बेच दो अगर आपको एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम मिल रहा है। अब आप देखो, मान के चलो कि अगर इकोनॉमी में 1 लाख kg ऑफ वीट प्रोड्यूस हो गया, तो अगर कभी भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, उस चीज का दाम कम हो जाएगा। उस चीज का अगर दाम ओपन मार्केट में कम हो गया तो बहुत बार ये हो सकता है कि फार्मर ने उस चीज को प्रोड्यूस करने में जितना पैसा खर्च किया है उसको उससे कम पैसे मिलेंगे।
क्लियर। और अगर उसको उससे कम पैसे मिल रहे हैं, इस केस में फार्मर क्या करेगा, वो डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लेके आया कि चलो आप मुझको ओपन एंडेड बेच दो। इससे दिक्कत भी ये होती है कि गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाता है। अब इसके अगर हम एफसीआई के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन, पीडीएस, ये सब चीजों को पढ़ेंगे, ये मेंस का टॉपिक है, अलग से दिया है, लेकिन यहां आप बस एमएसपी को अप्रिशिएट करो। और क्या फैक्टर है, एमएसपी जो है ये कौन डिक्लेयर करता है, सीएसीपी। सीएसीपी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एमएसपी डिक्लेयर करती है। एमएसपी कितने क्रॉप, एक और चीज याद रखो, एमएसपी जो है ये बिफोर सोइंग डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कितने क्रॉप्स में है, 22 + 1। ये जो 1 है इसमें ये है एफआरपी फॉर शुगर केन, ठीक है। एक एमएस स्वामीनाथन कमेटी आई थी, उसने बोला था, और गवर्नमेंट इसको कुछ हद तक फॉलो भी कर रही है, कि द एमएसपी शुड बी हाफ बोलना गलत होगा, इसको बोल दो, एमएसपी शुड बी 150%, यानी कि 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन द इनपुट कॉस्ट, ठीक है। यानी मान के चलो आप कि अगर 10 रुपए मेरा इनपुट में लग रहा है, देन आई विल बी पेड 15 रुपीज। और इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज A2 + FL, जहां पे A2 जो है ये मेरी सारी चीजों का इनपुट कॉस्ट है, फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह, और FL है मेरा फैमिली लेबर फॉरगॉन। मान के चलो कि मैं अपने खेती पे खुद मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं किसी लेबर को एम्प्लॉय करता, मैं उस लेबर को वेज पे करता, लेकिन क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूं तो मैंने वेज किसी को पे नहीं किया, लेकिन मैं वेज पे तो करता अगर मैं किसी को हायर करता, वो भी मेरा इनपुट कॉस्ट होता। इसीलिए हम यहाँ पे इंप्यूटेड फैमिली लेबर को भी लेते हैं। अब कुछ डिमांड्स हैं कि आप इसमें एक C2 कॉस्ट को भी जोड़ो, जो कि इंटरेस्ट फॉरगॉन है। जैसे कि अगर मैं खेती बाड़ी करने के लिए बैंक से लोन लेता तो मैं उस लोन पे इंटरेस्ट पे करता, लेकिन अगर मैंने अपना ही पैसा लगाया है तो मैं इस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना हूं। तो जब भी आप एमएसपी को कैलकुलेट करो, यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दीज पॉइंट्स आल्सो। तो ये थोड़ा सा हमने बात की है। बाकी अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ई नैम के बारे में, इन सब चीजों पे आप ध्यान रखना, ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में, ये सब चीजें जो है वो मेंस के डोमेन में है। चलो लेट अस प्रोसीड। अब यहां देखो क्या है, रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड एनहांस प्रोक्योरमेंट। ये तो हर साल ही इंडिया में होता है। यहाँ पे रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो ही रहा है। यहाँ देखो 2.5 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एमएसपी, यानी कि जो देखो एमएसपी के साथ क्या इशू है, एमएसपी के साथ बेसिकली 2 इश्यूज है। सबसे पहले एमएसपी जो है ये क्रॉप स्क्यूड है, और एमएसपी जो है ये एरिया स्क्यूड है। अब क्रॉप स्क्यूड और एरिया स्क्यूड के चलते अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। अगेन ये भी हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, दिस इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ मींस। फिर भी थोड़ा बताता हूं, अगर ये क्रॉप स्क्यूड है, जैसे कि व्हीट और राइस, ये 2 क्रॉप है जिसपे मैक्सिमम एमएसपी दी जाती है। वैसे तो 22-23 क्रॉप्स हैं, लेकिन इन 2 क्रॉप्स में बहुत ज्यादा और बहुत ही फेमस है ये। अब इसके चलते क्या होता है, अगर हम राइस का एग्जांपल ले रहे हैं तो राइस एक बहुत ज्यादा वाटर गल्पिंग क्रॉप है, तो लोग उस जगह भी राइस उगाने लगे हैं जहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल है राइस के प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि पंजाब का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, वहां पे पानी की कमी है, लेकिन क्योंकि उस पे एमएसपी मिलता है, और एमएसपी एक गवर्नमेंट का लाइफ फार्मर्स की लाइफ ब्रेथ है, ठीक है। तो बहुत बार क्या हो रहा है कि जो वहां के फार्मर्स है वो राइस को ग्रो कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। एरिया स्क्यूड मतलब कुछ एरियाज में एमएसपी बहुत अच्छे से, या जो एफसीआई ऑफिशियल्स है वो वहां मंडी में जाके ऑक्शनिंग करके ले लेते हैं, कहीं कहीं नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, बहुत सारे फार्मर्स को डायरेक्ट पेमेंट किया है। प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। अब आप यहां देखो, नेचुरल फार्मिंग में एक तो हम बात करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, मिस्टर पालेकर ने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में, जीव मित्र, बीज मित्र, ये सब वाले कॉन्सेप्ट से। एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, देन यू नीड टू लर्न अबाउट प्रधानमंत्री कृषि परंपरागत योजना। वहां पे आप ये बात करो कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर्टिफिकेशन देते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2 तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, आपको जाके देखना है कौन 2 तरह के सर्टिफिकेशन है। प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन। पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो आपने आलू उगाया, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो आपने काट लिया। अब अगर आप इस पोटैटो को जल्दी से मंडी में नहीं बेचोगे तो ये तो हमारा सड़ जाएगा, दिस इज ए पेरिशेबल कमोडिटी। आपने पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन करके इसके चिप्स बना दिए, ठीक है। मान के चलो कि अगर आपने मैंगो उगाए हैं, आपने मैंगो की पिकल्स बना दिए।
अब जो चीज 3 दिन 4 दिन 5 दिन में खराब होने वाली थी वो 6 महीने तक रहेगी। यानी यहां वैल्यू एडिशन से हमारा क्या मतलब है, वी नीड टू प्रमोट फूड प्रोसेसिंग। चलो, कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट 2022-23 जो है दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, याद रखना। यूज ऑफ किसान ड्रोन्स, अब ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है आजकल के लोगों को कि किसान ड्रोन्स का क्या यूज है। फार्मर अगर यहां बैठा है उसको देखना है कि उसके फार्म में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, वो ड्रोन से देख सकता है। उसको देखना है क्या वेदर फेनोमेना है, किस तरीके से कहीं उसकी बैरिकेडिंग टूट तो नहीं गई है, वगैरह वगैरह। लॉन्चिंग फंड विथ ब्लेंडेड कैपिटल एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स और केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का क्या मोटो है कि जो फ्लड प्रोन एरिया है वहां से हम एक्सेस वाटर को ड्रॉट प्रोन एरिया में दे रहे हैं, और केन बेतवा इंटरलिंकेज जो है ये पहला इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। अब आप यहां देखो, सब चीजें तो मैंने सेम है, यहां एक फैक्टर आप देखो, इनिशियल फोकस जो है ना ये हमने किया है 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अराउंड द रिवर गंगा। रिवर गंगा में हम केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए बात करते हैं तो जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है दैट इज नबार्ड। नबार्ड के बारे में एक चीज याद रखो, नबार्ड जो है ये लोन को रीफाइनेंस करता है, रीफाइनेंसिंग ऑफ लोन्स। ये लोन देता नहीं है लेकिन लोन को रीफाइनेंस करता है। यानी कि पहले बैंक्स जो है ये लोन देती है लोगों को, बैंक गिव लोन्स टू पीपल, एंड देन नबार्ड दिस गिव्स लोन टू बैंक्स। ठीक है, तो रीफाइनेंसिंग ऑफ लोन्स करता है, इसको याद रखना। चलो अगला, किसान ड्रोन्स तो ठीक है। अब देख लो किसान ड्रोन्स का क्या क्या यूज है। क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। अब आप देख रहे हो कि अभी कुछ रिसेंट इवेंट आया था, कुछ 1 साल पहले 2 साल पहले, कि वहां पे स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स की वजह से क्या होता है कि वो हार्मफुल केमिकल्स है ना, बेसिकली जब आप उसको स्प्रे कर रहे हो तो उसको एरोसॉल्स जो है वो फार्मर्स इनहेल कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो अगर आप एक रिमोट लोकेशन में बैठ के ड्रोन के थ्रू फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स को आप स्प्रे कर पा रहे हो तो ये आपके लिए भी कम हार्मफुल है और आपका काम भी हो गया। ठीक है, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, नथिंग, यहाँ आउटले के बारे में बात किया गया। अगले पे आ जाओ, एमएसएमई। थोड़ा बहुत एमएसएमई के बारे में बताता हूं आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं एमएसएमई को डील करूंगा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। रिसेंटली पिछले साल हमने चेंज इन डेफिनेशन किया है। ठीक है, टर्नओवर बेस पे हमने कर दिया है, गुड्स और सर्विसेज को हमने मर्ज कर दिया है। पहले गुड्स का अलग था, सर्विसेज का अलग था। और एमएसएमई जो है इसमें ह्यूज पोटेंशियल होता है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही ह्यूज स्कोप है और ये एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है। चलो, अब इसमें क्या बात हो रही है, इंटरलिंकिंग उद्यम। अब ये सब कुछ कुछ पोर्टल्स हैं, इन पोर्टल को इंटरलिंक करने की बात हो रही है। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, असीम पोर्टल, एक्सटेंडिंग ईसीएलजीएस। हम अगले साइड में देखेंगे ईसीएलजीएस होता क्या है। फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड एंटरप्राइज। देखो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है ये कोविड के बाद बहुत ही स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम इस सेक्टर को बूम करने की कोशिश करें। रीवैम्पिंग CGTMSE, ये भी एक पोर्टल है। रोलिंग आउट ऑफ RAMP प्रोग्राम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSA परफॉर्मेंस विद एन आउटले ऑफ 6,000 करोड़। यहाँ देखो, आप उसी चीज की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमको क्या बात करनी है, गारंटी कवर अंडर ECLGS, हमको गारंटी कवर प्रोवाइड करना है ECLGS के अंदर में। अब आप देखो क्या बेसिकली होता क्या है कि MSME सेक्टर में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और वो प्रॉब्लम होती है वहां पे डिफॉल्ट के बारे में। MSME सेक्टर बहुत ज्यादा डिफॉल्ट को प्रमोट करता है, और ECLGS स्टैंड करता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, यानी कि मान के चलो किसी बैंक ने MSME को लोन दे दिया। अब MSME सेक्टर में डिफॉल्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये बैंक्स कैसे इंसेंटिवाइज होगा कि वो MSME को लोन दे। अब ये जो कॉर्पोरेशन या ये जो स्कीम है ये क्या करेगी, ये बोल देगी बैंक तुम इसको लोन दे दो, मैं तुमको गारंटी देती हूं, या मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये MSME अपने पे डिफॉल्ट करेगा तो मैं तुमको कुछ पैसा पे कर दूंगा। ठीक है, ये है CGTMSE। ECLGS जो है वो बस खाली क्रेडिट की बात करता है, और ये जो हमारा है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, ये इन केस ऑफ डिफॉल्ट उस पैसे को वापस करने की बात करता है। अगला आ जाओ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन में देखो, सबसे पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी विद यूनिवर्सल एजुकेशन, लॉन्च ऑफ
देश स्टैक ई पोर्टल, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। इंडिया के केस में एजुकेशन सेक्टर जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज अबाउट स्किलिंग। ठीक है, लोगों के पास एजुकेशन तो है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की प्रॉब्लम है। क्वांटिटी एजुकेशन इज देयर बट क्वालिटी एजुकेशन इज स्टिल सफरिंग। तो जब आप अपने पॉपुलेशन को स्किल करोगे आप उस प्रॉब्लम को ऑलरेडी अपना काउंटर कर लोगे। हाई क्वालिटी ई कंटेंट, कोविड ने हमको ये बता दिया है कि यू नीड टू प्रमोट ई लर्निंग। अगर आप ई लर्निंग को प्रमोट नहीं करोगे देन यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। स्टार्टअप्स टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन सर्विसेज, 750 वर्चुअल लैब्स, रीस्किलिंग और ये सब चीजें। ठीक है, अब ये एजुकेशन के बारे में यहां पे आप देखो, पीएम ई विद्या है ना, ये एक ऑनलाइन पोर्टल था जिसने बहुत ज्यादा एजुकेशन को प्रमोट किया है। तो अब ये क्या बात करें, ये बात कर रहे हैं वन क्लास वन टीवी चैनल, यानी कि क्लास 6 के लिए हमने एक टीवी चैनल दे दिया, क्लास 7 के लिए एक टीवी चैनल दे दिया, और ये हम एक्सपैंड करने वाले हैं 200 टीवी चैनल्स तक। ठीक है, वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग लैब्स टू बी सेट अप टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, हाई क्वालिटी ई कंटेंट, और एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है इस वाले बजट में। अब थोड़ा हम हेल्थ सेक्टर के बारे में देखते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। हम बहुत टाइम से जब हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो उसमें हम नेशनल डिजिटल मिशन की भी बात करते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। इस वाले बजट ने नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के बारे में बात की है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इस चीज को लॉन्च करेंगे। मेंटल हेल्थ जो है इसके लिए अब गवर्नमेंट पिछले 3-4 सालों से बहुत काम कर रही है। हमने मेंटल हेल्थ एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट लेके आया है। तो यहाँ पे एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यहाँ पे टेली मतलब आप यहाँ बैठे हो और यहाँ से 1000-2000 किलोमीटर दूर भी आपकी मेंटल काउंसलिंग या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है हम उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। पोषण के बारे में आपको पता है क्या हुआ था, एनीमिया और जो 4 चीजें होती हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, इन सब चीजों को हमको कम करना है। 2 लाख आंगनवाड़ी टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ीज। अब यहां देखो आप, सक्षम आंगनवाड़ी क्या है, इंटीग्रेटेड बेनिफिट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू नेशनल मिशन वात्सल्य, और 2 लाख आंगनवाड़ी को हम सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड करेंगे। और यहाँ पे हमने हेल्थ की बात की हुई है। अब यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट जो है ये एज अ रीजन क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, आइसोलेशन, बिल्कुल ये जो है ये थोड़ा एक आइसोलेटेड है। आइसोलेशन के बहुत सारी रीजंस है। लैक ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है, उसके बाद और यहां क्या प्रॉब्लम है, लैक ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। यानी बेसिकली अगर बोला जाए तो क्योंकि यहां पे इकोनॉमिक आइसोलेशन है, इसके चलते यहां पे सारी प्रॉब्लम्स होती है। इस बार के बजट ने कुछ नॉर्थ ईस्टर्न के लिए भी, जैसे कि पीएम गति शक्ति के ही स्पिरिट में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे आप बिल्डिंग्स बनाते हो, बाकी चीजें बनाते हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपने खर्च किया एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्किल पे, तो हम इन सारी चीजों पे काम करेंगे। और ये एलोकेशन है ये बेसिकली 1500 करोड़ है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटी फॉर यूथ एंड वुमेन, फिलिंग गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स। अब यहां देखो आप, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ये जो हमारा 3rd पिलर था, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कैसे हम करेंगे, इश्यूएंस ऑफ चीप एम्बेडेड ई पासपोर्ट्स। अभी देखो ये सारी की सारी कोविड के बैकड्रॉप में आया है। कोविड में पासपोर्ट मेकिंग में, वीजा क्रिएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो यहां पे हम चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, इंप्लीमेंटिंग टाउन प्लानिंग एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग, और एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में भी बात की गई है इस वाले बजट में। और भी देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूं। सपोर्ट टू 5G अंडर द PLI स्कीम। अब ये PLI स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब कि आप किस तरीके से क्या कितनी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो उस हिसाब से हम आपको फायदा पहुंचाएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि मान के चलो मैं आपको इस पेन मेकिंग में PLI स्कीम मैंने इस पेन को लिया है। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 5 लाख पेन बनाने हैं, मैं आपको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दूंगा। आपने 5 लाख पेन बना दिया, आपको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल गया। इससे देखो दोनों का फायदा है,
सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो टारगेट दिया था इकोनॉमी में 5 लाख पेन प्रोड्यूस हो गए, और जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको जहां जितना इंटरेस्ट पे करना था अब उसको 2% कम इंटरेस्ट पे करना है। हम क्या कर रहे हैं, 5G को भी उसके अंदर लेके आ रहे हैं। और 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डिफेंस सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि अगर आप कुछ नई चीजों को परचेस कर रहे हो, कोई भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, उसका 68% जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होना चाहिए। वहां पे हमने देखा था कि हम इकोनॉमी में ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये ग्रीन इकोनॉमी में हमने बोला है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स। यहां पे हमने सर्कुलर इकोनॉमी की बात की है। सर्कुलर इकोनॉमी में हम लोग रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, रीयूजिंग की बात करते हैं। प्रपोजल टू को फायर 5 to 7% बायोमास पेलेट इन थर्मल पावर प्लांट। हम थर्मल पावर प्लांट में कोल की जगह बायोमास को यूज करेंगे। बायोमास जो है ये थोड़ा कम पॉल्यूटिंग होता है कोल से, ठीक है। और आखिरी 4 पायलट प्रोजेक्ट फॉर कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स। कोल गैसिफिकेशन प्लांट के बारे में भी बात हो रही है। यहां देखिए आप, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हुआ क्या है, अभी चाइना ने एक डिजिटल करेंसी को मूट किया है, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक डिजिटल करेंसी को मूट कर रही है। आरबीआई टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रूपी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब यहां देखो, अगर आप बोलोगे कि इंडिया में तो क्रिप्टो करेंसी को उतना रेलेवेंस नहीं दिया जाता है, फिर गवर्नमेंट यहां पे डिजिटल करेंसी की बात क्यों कर रही है? यहां आपको दोनों के बीच अंतर को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी है दैट इज अनोनिमस, ठीक है, नो सेंट्रल रेगुलेशन। ये दो दिक्कतें हैं इसके, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। ये एक डिजिटल लेजर है, ठीक है, यहां पे लोग आराम से एक ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, बहुत सारे फायदे भी हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस करेगी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी, लेकिन यहां पे अनोनिमिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और यहां पे सेंट्रल बैंक का गवर्नेंस रहेगा। दिस विल बी मोर एफिशिएंट एंड चीपर, इट विल गिव बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। अगला हो फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां पे बहुत सारी चीजें के बारे में बात किया गया है। रिडक्शन इन ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, allowing states to have a fiscal deficit of 4% of gross state domestic product, और जिसमें 0.5% जो है ये पावर सेक्टर रिफॉर्म से लिंक्ड होगा। पिछले साल भी क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग है स्टेट्स की उसको इंक्रीज कर दिया था कि हाँ स्टेट्स जो है वो कुछ हायर परसेंटेज बोरो कर सकती हैं एफआरबीएम एक्ट के अलावा भी, लेकिन वहां उन्होंने कुछ कैविएट किए थे, जैसे कि आपको पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आना पड़ेगा। अगर आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो तो आप एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हो। सिमिलर यहां भी रीआइट्रेट किया गया है कि आप 0.5% एक्स्ट्रा बोरो कर लोगे अगर आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा कहां से है? फ्रॉम द एफआरबीएम एक्ट। एलोकेशन ऑफ 1 लाख करोड़ टू असिस्ट स्टेट इन कैटलाइजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, नथिंग इंपॉर्टेंट। अब यहां आप देखो ट्रेंड इन डेफिसिट हमने देखा हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट। चलो मैं फिर से थोड़ा बहुत आपको डेफिसिट्स के बारे में डील कर देता हूं, अब नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो एक बार। सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट का डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। दूसरा होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, this is equal to revenue deficit minus grant to state for creation of assets, for assets लिख दो, क्लियर। फिर हो गया मेरा फिस्कल डेफिसिट आएगा आखिरी। फिस्कल डेफिसिट को हम टोटल बोरिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट का क्या था याद करो, फिस्कल डेफिसिट था मेरा यहां पे रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट, ठीक है। और आखिरी में मेरा है प्राइमरी डेफिसिट, ये था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। चलो आओ आगे। अब ये कुछ ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है, हमको 2022-23 का बजट एस्टीमेट की बात करनी है। फिस्कल डेफिसिट जो है दैट विल बी 6.4% ऑफ योर जीडीपी। तो ये जो है ये हमारे 2021 के बजट एस्टीमेट्स जो थे 6.8% से तो कम है, लेकिन जो रिवाइज एस्टीमेट है उससे भी कम,
हाँ, यानी कि इस बार जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट पिछले साल के बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट दोनों से कम आ रहा है। और यहाँ पे बाकी सब चीज़ों का मैंने एस्टिमेशन दिया है, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। खाली ये जो टैक्स प्रपोजल है ये आप थोड़ा बढ़िया से देख लो। देखो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, आई हैव नथिंग टू टेल, लेकिन फिर भी मैंने ये थोड़ा बना दिया है ताकि आप ये कर लो। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। अलाउिंग टैक्स पेयर टू फाइल अपडेटेड रिटर्न विद इन 2 years ऑफ करेक्टिंग एरर्स, इंक्रीजिंग टैक्स डिडक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटी को कुछ टैक्स रिलीफ देने की बात की गई है, और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है ये कोऑपरेटिव्स पे कम करेंगे। मैं आपको बता देता हूं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है या मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है। जब भी हम कॉर्पोरेट की बात करेंगे वहां पे लगता है MAT मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और कोऑपरेटिव जो है उस पे लगता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो अपने बुक प्रॉफिट्स को जीरो दिखा देती है, उस कंपनी को हम टैक्स करते हैं यूजिंग द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। और ये कुछ इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल है। IT ड्रिवन कस्टम एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में देख लो, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जोन होती हैं। फेजिंग आउट कंसेशनल रेट्स इन कैपिटल गुड्स। अनब्लेंडेड फ्यूल टू अट्रैक्ट एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी। अनब्लेंडेड फ्यूल मतलब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो जो फ्यूल ब्लेंडेड नहीं है उसमें कुछ एक्स्ट्रा हम टैक्स करेंगे तो वो डिसइंसेंटिवाइज करेगा कि आप वो वाला फ्यूल लो। कस्टम ड्यूटी रेट्स कैलिब्रेटेड टू प्रोवाइड ग्रेडिंग। ये सब चीजें आप कुछ कुछ देखते जाना, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है बस, ठीक है। तो ये था बजट के बारे में, मैंने सारी चीजों को डील किया है, सारे सेक्टर्स को डील किया जो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को आप पीरियोडिकली रिवाइज करो और ट्राई टू फाइंड ट्रेंड्स इन इकोनॉमिकल डेटा। पिछले 5 साल का क्या ट्रेंड है, पिछले 2 साल का क्या ट्रेंड है, और जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आ रही है थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में जाके पढ़ना। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। यू कैन कनेक्ट अस इन दीज 3 एवेन्यूज। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैं बार बार कहता हूं अपने डाउट्स को मन में मत रखना, कुछ भी प्रॉब्लम है कॉल इन दिस नंबर। और फॉर वॉचिंग ऑसम करंट अफेयर्स वीडियोस विजिट आवर यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक देम। अगर आपको अच्छा लग रहा है go subscribe our YouTube channel, like them, and all the very best. Again I am reiterating, कुछ भी प्रॉब्लम हो please feel free to ask. Okay, thank you very much.